नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। सारी उम्र काम करने के बाद आखिर क्यों बुढ़ापे में करना पड़ता है सरकार से मांग? क्यों बुढ़ापे की दहलीज पे खड़े होने के बाद अपने ही हक के लिए मांग करनी पड़ रही है? आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार एनएमओपीएस संगठन से प्रवक्ता शशि भूषण जी और उपाध्यक्ष संजीव तिवारी जी। बहुत-बहुत स्वागत है संजीव जी, शशि जी आपका आज शंखनाद में। सबसे पहले शशि जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत में पेंशन क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है? जी मैडम, धन्यवाद। हमारे इस मुद्दे हम सभी कर्मचारी पदाधिकारियों के मुद्दे को अपने चैनल पे उठाने के लिए आपके द्वारा जो उठाया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जी मैं एनएमओपीएस बिहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान जो है उस संविधान के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देश में जितने भी नागरिक हैं वो स्वाभिमान पूर्वक जी पाए, उनको किसी भी प्रकार का जो बेसिक जरूरत है वो सरकार मुहैया कराए। और हम लोग पूरा 60 साल तक अपनी जिंदगी का हम लोग 18 साल आयु होता है सरकारी सेवा में आने का, न्यूनतम आयु 18 साल है। 18 साल के बाद हम 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल में सेवा में आते हैं और 60 साल तक अपने जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण आयु होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा होता है, वो सरकारी सेवा में अपने कर्तव्यों को निर्वहन में झोंक देते हैं। इसके बाद जब हम लोग का रिटायरमेंट होता है, तो हम लोगों को अपने पुत्रों, हम लोग का हम अपने वंश मतलब कि जो बाद का वंश है उसके ऊपर छोड़ दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति बना दी गई हुई है। और ये क्यों बनाई गई है वो तो हम लोग बाद में डिस्कस कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद कि हमारे वेतन से बेसिक का 24% कटौती होता है ज्वाइनिंग के तिथि से, मतलब जिस दिन मैं योगदान दिया, यानी कि हमें हमारी एवरेज आयु सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 67.4 वर्ष है, यानी कि अधिकतम मान लें तो 68 साल। 68 साल यानी 60 साल के बाद मुझे पेंशन चाहिए, 8 सालों तक, मात्र 8 सालों तक। और पेंशन के रूप में अग्रिम हमारे वेतन से बेसिक का 24% काटा जाता है। कितने सालों तक? अगर हम 24 साल में सेवा में आते हैं, एवरेज देखा जाए तो 24 साल में अगर हम सेवा में आते हैं तो 36 साल तक हमारे बेसिक का 24% काटा जाता है। ये कौन सा हिसाब किताब है, समझ ही नहीं आता। और जब मैं रिटायर होता हूं तो हमारे बेसिक का 10% पेंशन के रूप में वो फिक्स्ड, उसमें तो ना कोई डीए होता है ना कोई अदर अलाउंस होता है। तो और फिर जैसे अभी मैं मान के चलता हूं कि मेरा वेतन बेसिक 53,000 है, तो उसका अगर मैं रिटायर होता हूं तो 5300 में क्या मैं जी पाऊंगा? महीने भर की सब्जी हो पाएगी, दूध हो पाएगा, कोई एक आइटम भी नहीं हो पाएगा। अपने रोजमर्रा जिंदगी का जो भाग है उसमें कई भाग हैं, बीसों भाग हैं, उस 20 भाग में एक भाग भी पूरा नहीं हो पाएगा बमुश्किल। तो हम लोगों का ये जो मांग है वो आवश्यक है और सरकार के हित में ही है, सरकार के हित में भी है, कर्मचारियों के हित में भी है। राज्य सरकार अपने हिस्से का 14% और सरकारी कर्मचारी के हिस्से का 10%, यानी कि दोनों को नुकसान है। और पेंशन लेना यानी कि पेंशन मिलना कर्मचारियों को है और देना सरकार को है। और उस पेंशन के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है एडवांस में, पूरा स्वायत्त एजेंसी, हेलो, जी। जिस स्वायत्त एजेंसी का नियंत्रण केंद्र स्तर पे है, अगर वही पैसा राज्य सरकार अपने खाता में जीपीएफ में रखे तो जैसे मैं पिछले साल का मैं आंकड़े का बात करता हूं तो 1600 करोड़ से ऊपर, 1600 करोड़ संजीव बॉस या 2200 करोड़ था? 2200 2200 करोड़ पिछले साल का था, उसके पिछले साल 1600 था। 2200 करोड़ का जो आंकड़ा है, यानी कि 2200 करोड़ अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए बिहार सरकार एडवांस में भेज रही है पीएफआरडीए को। और अभी अगर पुरानी पेंशन लागू हो जाए तो प्रत्येक माह 50 करोड़ के आसपास प्रत्येक माह बर्डन आएगा। तो अगर हम साल में देख लें तो 500 करोड़ का भी बर्डन नहीं है बिहार सरकार के पास। और अग्रिम में ये राशि 2200 करोड़ उपलब्ध करवाई जा रही है पीएफआरडीए को पेंशन देने के नाम पे, उसके बावजूद हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड टाइप का मुझे समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा चालाकी है उस एजेंसी का।
इसके साथ साथ और क्या देखिए कि अग्रिम हम पैसा दे रहे हैं और हमें भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना है, फिर भी 10% हमारे बेसिक का नहीं पहुंच रहा है और हम 24% की कटौती कर रहे हैं और 35 साल तक, 36 साल तक। यही इसका सार है। निश्चित रूप से ये जो हम लोगों का मांग है, ये जरूरत है। हम लोग का मतलब ये एक-एक कर्मचारियों का, समझ गए, हिस्से का बात है, राज्य सरकार के फायदे का बात है। इस जी, वजह मैडम। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो न्यू पेंशन स्कीम अभी लागू की गई है और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी आप लोग माँग कर रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। 2004 में केंद्र सरकार ने एक योजना लाई थी न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम तो हमारे यहाँ आज़ादी से पहले से चालू है, जिसमें कि सेवानिवृत्ति के बाद आपके अंतिम वेतन का आधा, जस्ट हाफ आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था और बाकी जो भत्ते होते थे वो भत्ते दिए जाते थे। समय-समय पे उसमें जो इंक्रीमेंट लगता था, वेतन आयोग की सिफारिशें होती थी, वो सब कुछ दिया जाता था। लेकिन 2004 में सरकार ने एक योजना लाई न्यू पेंशन स्कीम। इसमें कहा गया कि कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन का बेसिक का 10% काटा जाएगा और 10% सरकार उसमें जमा मिलाएगी और दोनों पैसा पीएफआरडीए के पास जमा कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद उस पैसे का 60% राशि आपको एकमुश्त दे दिया जाएगा और 40% राशि को आपको कहीं न कहीं किसी न किसी पेंशन प्लान में एन्युटी के रूप में खरीदना होगा और उस पेंशन प्लान से जो आपका पेंशन बनेगा वो आपको मिलेगा लाइफ टाइम। लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि वो जो 40% राशि जो एन्युटी के रूप में आप खरीदेंगे, वो राशि कहाँ जाएगी? आपके डेथ के बाद वो पैसा आपके परिवार को मिलेगा, नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब कुछ क्लियर नहीं था। 2019 से सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया, थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। लेकिन आज भी अब समस्या ये है कि 2004 में जब ये लागू हुआ था, तब तो बड़े-बड़े वादे किए गए थे, बहुत ज़्यादा उसको लोक लुभावन बनाया गया था। उस समय तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा या किसी के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया। अब जब लोग रिटायर होकर के आ रहे हैं, तो देखा जाता है कि किसी की सैलरी का मात्र 5%, किसी की सैलरी का 7%, यही उसको पेंशन के रूप में मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई एक आदमी 1 लाख रुपया वेतन से रिटायर हो रहा है और अगले ही दिन आप उसको 7,000 रुपया पेंशन पकड़ा के घर भेज देंगे, तो 7,000 रुपया में जिसको 1 लाख रुपए मासिक वेतन का पिछले 30 वर्ष से आदत है, उसका परिवार उसके हिसाब से एडजस्ट कर चुका है, अचानक से उस 1 लाख को घटा के 7,000 रुपया कर दीजिएगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का ये जिम्मा बनता है कि वो अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का भी ख्याल रखे। आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और भी कई तरह के पेंशन दिए जाते हैं। लेकिन जो लोग सरकार के अंग हैं, जिन्होंने सरकार के लिए काम किया है, जिन्होंने अपना जीवन सरकार के काम में लगाया, उनके सामाजिक सुरक्षा का ख्याल नहीं करना, ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। और इसी विरोध के तर्ज पर इसकी विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी द्वारा शुरू की गई और इस विरोध का नतीजा ये है कि आज 5 राज्यों द्वारा सिर्फ 2022 में, मार्च 2022 में राजस्थान में शुरू हुआ था और आज तक 5 राज्यों द्वारा इसको पलट दिया गया और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि पुरानी व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए कि केंद्र सरकार का भी नियम है कि अगर सेवा काल में किसी एम्प्लॉय का अचानक से कोई सडन डेथ हो जाता है, तो उसके फैमिली को तुरंत वो पुरानी पेंशन में देती है, क्योंकि उसे पता है कि वो परिवार जब जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गया, उसे अगर नई पेंशन व्यवस्था देंगे तो वो परिवार सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए उस कंडीशन में उसके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था का ही प्रावधान किया गया है। जहाँ तक बात है अभी हाल के आंकड़ों को देखिए तो कई सारे अर्थशास्त्री इसमें तरह तरह का दलीलें देते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, बहुत नई पेंशन व्यवस्था में कम खर्च आएगा। अभी 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश सरकार में, वहाँ सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लाएंगे। सरकार ने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में इस डिसीजन को पारित करेंगे। अभी सरकार वहाँ आकलन कर रही है और सरकार का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में ये साफ साफ खुल के आ रहा है कि नई पेंशन व्यवस्था पर 1,000 करोड़ रुपया मेरा सालाना का खर्च था। पुरानी पेंशन व्यवस्था अगर हम लागू कर देते हैं तो हमारा सालाना खर्च 500 करोड़ तक सिमट के रह जाएगा। तो ये साफ साफ बात है कि
खर्च भी कटौती हो रही है। तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के दबाव में ये PFRDA फंड बनाया गया था, और इसमें जो बहुत बड़ी राशि है, इस राशि का इस्तेमाल सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो भी कहिए आप, जब शेयर मार्केट में कोई किसी तरह का ये दबाव आता है या शेयर मार्केट में कहीं परेशानी होती है, तो इस राशि का इस्तेमाल उस शेयर मार्केट को संभालने के रूप में करते हैं। कोरोना काल में हम लोगों का ग्रोथ -13% तक चला गया था। अब किसी की गाढ़ी कमाई का हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले लें और उसको -13% पर ले जा करके छोड़ दें, तो ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। शशि भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे देश में इसी मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं। ये मुद्दा कैसे मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सबको लगता है कि इस मुद्दे पर ही हम चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कर सकते हैं, या इस मुद्दे को लेकर ही हम चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। जी मैडम, ऐसा है कि सबसे पहले कि जो समाजवादी सोच के जो लोग हैं वो पेंशन समर्थक तो हैं, और स्टार्टिंग में अभी संजीव भाई ने जो इस बात को इनके द्वारा जो बताया गया, स्टार्टिंग में इसको लोक लुभावन बताया गया था, प्रचारित किया गया था, तो लोग के मन में भ्रम था। लोग सोचे थे कि एक बहुत अच्छा व्यवस्था हमें मिलेगा और हम सरकार के कर्मचारी हैं और वर्तमान व्यवस्था से अच्छा अगर और कोई व्यवस्था मिल जाता है तो हम लोग चलने के लिए तैयार थे। और उस समय इस व्यवस्था का प्रभाव नहीं दिख रहा। उस न्यू व्यवस्था का प्रभाव अब जब दिखना शुरू हुआ, लोग रिटायर होना शुरू हुए 20 साल 22 साल 20 साल 18 साल 19 साल 17 साल सेवा देने के बाद जब उनका पेंशन फिक्स्ड हुआ, तो उसका फिक्सेशन में देखा गया कि वो रिटायर कर रहे हैं 1,10,000 वेतन से और 7,000 पेंशन बन रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए एक संगठन तैयार हुआ इस देश स्तर पे, जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु। तो विजय बंधु जी ने इस आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और देश के सभी राज्यों में इसको मतलब एक संगठन के रूप में खड़ा किया गया। और चूंकि सभी राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारी भी उनके परिवार हुए, उनसे जुड़े जो लोग हुए, और हमारे वेतन पे और भी कई लोग आश्रित होते हैं। हम लोग भी अपने इस देश में एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में वेतन का कोई ना कोई हिस्सा सोशल में खर्च करते हैं। किन्हीं को कोई जरूरत होता है तो वो सब हम सबके डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये सारी बातें राजनीतिक पार्टियों को समझ में आई कि अगर सरकारी कर्मचारी एक हो गया, सरकारी कर्मचारी अगर यूनाइट हो गया और इनके हिस्से का जो अच्छा वाला पेंशन है इसे हम लोग खत्म कर दिए हैं, और पुरानी वाले सॉरी मतलब जो खराब वाला व्यवस्था है इसके हिस्से का वेतन कटौती और राज्य सरकार के कटौती के बाद भी नहीं मिल रहा है, अगर उसे हम लागू नहीं करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में उसका प्रयोग हो गया है मैडम। हिमाचल प्रदेश में उसका प्रयोग हुआ है और वो साफ दिख रहा है। तो अन्य राज्यों में भी इसका प्रयोग होना अभी शेष है। और अभी माथा पर लोकसभा चुनाव है, बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव है, और लगे हुए और भी कई राज्यों में चुनाव है। तो हम सभी राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक, पदाधिकारी हम लोग उसी मूड में हैं कि कम से कम जो हमारा बुढ़ापा का सहारा है वो तो आपको निश्चित देना होगा। उसके बाद ये जो कटौती के नाम पे PFRDA के पास जो पैसा जा रहा है, PFRDA के पास जो मतलब एक मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा राशि जमा हो रहा है और वो हमारे हिस्से का लौटाना होगा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस बार हम, हमारा परिवार, हम लोगों का जो व्यक्तिगत वोट होगा, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका जो व्यक्तिगत वोट होगा वो उसी प्रकार से होगा। हमारे हिस्से का बात करेगा, हम उसी अपने हिस्से का बात करेंगे। जी बिल्कुल। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को उठा रहे हैं, तो क्या आप लोगों के द्वारा बिहार राज्य से कोई संपर्क किया गया है? बिहार राज्य इस पर कोई कार्यवाही कर रही है, कोई आश्वासन दिया गया है, ऐसा कुछ हुआ है आपके और सरकार के बीच में? जी, हम लोग लगातार सरकार से संपर्क में हैं, सरकार को लगातार आवेदन दे रहे हैं। अभी गठबंधन की सरकार है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल उसके सहयोगी, सरकार में सहयोगी के रूप में है, और राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में भी ये था। 2019 के चुनाव के समय राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में
ये बिंदु प्रमुखता से था कि हम अगर सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे। अभी अकेले तो वो लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी अभी सरकार में गठबंधन के साथ शामिल है और उनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अभी तक कुछ क्लियर कट आश्वासन तो नहीं मिला है हमें, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं और उम्मीद है कि वो अपने वादे को पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। शशि जी, एक बार फिर मेरा आपसे यही सवाल होगा कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है वो 2024 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? निश्चित मैडम, निश्चित होगा। एकदम गेम चेंजर होने वाला है। अगर लोकसभा इलेक्शन से पहले हमें हमारा पुराना पेंशन नहीं दिया गया, तो लोकसभा का जो चुनाव का रिजल्ट होगा वो पुरानी पेंशन के पक्ष में होगा। जो इसकी बात करेंगे उनके पक्ष में होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। सारे मतलब पूरे देश के सभी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी इस मूड में हैं। हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग एक सर्विस कोड से बंधे हुए हैं। हम लोग किसी पब्लिक मंच पे या फिर कहीं भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन मन में जो बात है वो करेंगे। जो रिजल्ट हिमाचल प्रदेश में आया है वही रिजल्ट होगा। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी संजीव जी, एक सवाल उठता है जब ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जाती है आप लोगों की तरफ से, तो जो एक आम नागरिक है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैंने अभी हिमाचल का आंकड़ा बता दिया। हिमाचल सरकार ने अभी तुरंत सर्वे कराया है और वो बता रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में जहां 1000 करोड़ रुपया मेरा सालाना खर्च था, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर हम लागू करें तो 500 करोड़ रुपया मेरा सालाना खर्च है। दूसरी बात कि वेलफेयर स्टेट में सरकार को बनिए की दुकान की तरह नहीं चलाया जा सकता। यहाँ आपको लोक कल्याणकारी राज्य है तो लोक कल्याण के बहुत सारे काम करने होंगे। जो सरकार के अंग हैं, जो लोग 30 साल तक नौकरी किए, उनको आप ऐसे अचानक से छोड़ नहीं सकते हैं कि जाओ अपने भरोसे। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी सरकार ने पेंशन का, पीएफ का, उनका भी ईपीएफओ कटता है, पीएफ का प्रावधान किया है, ईएसआई का प्रावधान है उनके लिए। उनके बेटरमेंट के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और हम चाहेंगे कि और उनके लिए कुछ और अच्छा से प्रयास करे सरकार, उनके बेटरमेंट के लिए और अच्छा प्रयास करे। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे और हमें हमारा हक चाहिए। दूसरी बात कि सरकारी सेवक संख्या में भले कम है, ये चुनाव में सीधे सीधे सरकार का विरोध करें या ना करें, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि ये समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ये कहीं ना कहीं समाज की दिशा और दशा को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए इनकी मांग को प्रमुखता से सरकार को सुनना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी शशि जी कि जो न्यू पेंशन योजना है उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से आपको ओल्ड पेंशन योजना की मांग को करना पड़ रहा है? वही हुआ, मैं अभी तो बताया ही था कि न्यू पेंशन व्यवस्था में कोई पेंशन है ही नहीं। वो एक तरह का प्लान है और वो प्लान समझ ही नहीं आता है कि वो कौन सा प्लान है। हम लोग बहुत तरह का प्लान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखे थे, लेकिन ये कौन सा प्लान है समझ ही में नहीं आता है कि और हमारे वेतन का 24%, हमारे हिस्से का 24% राज्य सरकार और राज्य सरकार कर्मचारी का पैसा पेंशन देने के लिए जा रहा है, दशकों के लिए जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है। सबसे पहला खामी इस योजना में ये है कि हमें हमारे जीने का मतलब स्वाभिमान से सर उठा के जीने का जो आधार चाहिए वो आधार नहीं मिलता है। दूसरा क्या है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो अलाउंस होता है, जैसे कि डीए महंगाई भत्ता, अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उसके अनुसार उसका अलाउंस उन कर्मचारियों को मिलता है जो रिटायर हो गए वो होते हैं पेंशन राशि में सम्मिलित करते हुए। ये चीज हम लोगों को नहीं मिल पाता है और भी बहुत सारी खामियां हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था में। पुरानी पेंशन व्यवस्था जो था वो मतलब एक मान के चलिए कि बेसिक का 50% मिलता था, उससे आदमी आराम से जी लेता था। उसको मतलब मान स्वाभिमान के साथ जीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और अभी की स्थिति में मतलब लोग रोड पे आ जाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो एक मतलब मान के चलिए कि मान स्वाभिमान से जीने के अधिकार का तो बात है ही है, वो स्थिति बहुत बदतर हो जाती।
बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल होगा संजीव जी आपसे, आपका जो संगठन है, वो किस-किस राज्य में कार्य कर रहा है और कितने राज्य में आप लोगों को अभी तक सफलता मिल चुकी है? और बाकी राज्यों में क्या आप लोगों का रोड मैप है कि किस तरीके से कार्य करना है, अपनी माँग को पूरा करवाना है? जी, हमारा संगठन पूरे भारत के हर एक राज्य में है। केंद्रीय स्तर पर भी संगठन काम कर रहा है और हर एक राज्य में संगठन की इकाई कार्य कर रही है। विगत इस वर्ष सिर्फ 2022 में हमें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में सफलता मिली है। अभी बहुत जल्द हमारी लड़ाई परसों रैली थी बेंगलोर में, कर्नाटक में भी हमारी लड़ाई चल रही है। तेलंगाना से भी हमें बहुत जल्दी उम्मीद है कि वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव खबर मिलेगी। और पूरे देश में अभी अगले 1 साल के भीतर 11 राज्यों में चुनाव होने हैं और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को मुद्दा बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी। बिहार में भी मैंने बताया कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के सहयोगी दल ने पहले से ही घोषणा कर रखा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। तो बिहार में भी हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किए बगैर हमें सफलता मिलेगी। जी। तो इसलिए पूरे देश भर में हम लोग लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार संजीव जी, शशि भूषण जी। आप लोगों ने बताया कि अपने ही हक के लिए अपने ही देश में लड़ना पड़ रहा है। सारी उम्र एक ऐसी उम्र जब इंसान 18-19 साल का युवा होता है, तब से लेके एक उम्र की दहलीज यानी कि बुढ़ापे तक कार्य करने के बाद उन्हें इस हाल पर लाके छोड़ दिया जा रहा है, जहाँ वो अपने बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाए या किसी अन्य के ऊपर आश्रित हो जाए। इसी चीज को लेकर एनएमओपीएस संगठन जो है वो देश भर में कार्य कर रहा है और ऐसे लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। ये सराहनीय कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपकी आवाज जो है वो सरकार जल्द से जल्द सुने, संज्ञान लेकर इस पे जरूर अपना कार्य करे। इसी के साथ आप सभी देखते रहिए आज शंखनाद।